हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से अभी तक हमने 4 वीडियोस देख चुके हैं हम चैप्टर के। आज हमारी 5th वीडियो होगी, 5th पार्ट होगी हमारी इस चैप्टर की। जो भी चैनल को देख रहे होंगे, वीडियो अभी देख रहे होंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। वीडियो एंड होगी तो लास्ट में सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, तो आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और उसके बगल में प्लेलिस्ट होगी जिसमें से अभी तक चैप्टर 5 के जितने भी वीडियोस आए हैं इस चैनल पे, उसका वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अभी देखना आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो भी अभी तक में इस चैप्टर में जो पहली वाली जो वीडियो थी हमारी पार्ट 4 थी जैसे कि इस चैप्टर की, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब चलो हम जहाँ से हम अपने टॉपिक को एंड किए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें न्यूक्लियस पढ़ना था। लास्ट वाली में हम क्या किए थे, सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न कंप्लीट हुआ था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के बारे में बताना है हमें कि न्यूक्लियस क्या होती है। न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, ये तो आपको पता है क्योंकि अभी हम लोग क्या है ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल ही पढ़ रहे हैं। सेल के अंदर क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के बारे में बताने के पहले आपको बोल रहा है कि जो भी हमने माउंट तैयार किया था किसका, अनियन पिल का, ठीक है। पिछले वाली वीडियो में हम देखे थे अनियन पिल का माउंट तैयार किए थे हम। तो बोल रहा है कि उसमें से हम आयोडीन सॉल्यूशन को डाले हुए थे ऑन द पिल पे। माउंट तैयार करने में जो अनियन का पिल हम निकाले थे उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाले थे। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर जो आयोडीन सॉल्यूशन जो हम डाल रहे हैं वो अगर ना डालें हम, ठीक है, तो विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन क्या होगी। मतलब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन जो हम डाल रहे हैं उसके डालने का कोई फ़ायदा बताओ, ठीक है। और अगर हम नहीं डालें तो क्या होगा, वही आपको यहाँ पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्दर, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं पिल पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या जो सेल जिस पे आयोडीन सॉल्यूशन पड़ रहा है तो वो क्या इवनली कलर्ड है। कहने का मतलब क्या है, वो सेल के जिस सेल पे भी जैसे कि हम आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हर एक पार्ट पे आपको एक जैसा कलर मिल रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं डार्क पैच हो गया है, कहीं पे लाइट पैच हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि ग्लास में अगर हम वाटर लेके अगर हम उसमें सॉल्ट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हर जगह पे वो मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। या फिर हम इंक भी ले सकते हैं, इंक डाल दें तो देखो फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना मिला हुआ है ज़्यादा, हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका सवाल क्या होगा, सबसे पहले तो हम आयोडीन सॉल्यूशन को क्यों डालते हैं, ताकि जो भी सेल हमें ऑब्जर्व करनी है अंडर द माइक्रोस्कोप तो उसे हम कलर करते हैं, ठीक है, कलर करने के लिए, ठीक है, उसमें स्टेन लाने के लिए, ताकि जब भी हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लाएंगे, ठीक है, उस पर रंग हम डालते हैं। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं ताकि जो हमारा सेल है वो एक रंगीन हो जाए, ठीक है। तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो जो भी हम उसमें कंपोनेंट्स देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे सेल वॉल दिखेंगे, न्यूक्लियस दिखते हैं, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें क्लियरली विजिबल होगी, ठीक है, अच्छे से हमें वो दिख पाएगी, माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसे अच्छे से देख पाएंगे। तो बस इसलिए हम इसे आयोडीन सॉल्यूशन या फिर किसी भी सॉल्यूशन की यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं तो उसकी क्या है, यहाँ पे देखो आपको खुद ही बताया जा रहा है कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल, सेल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी के कारण जो सेल है वो क्या है, डिफरेंशियली कलर्ड होगा। अब यहाँ पे देखो ये तो आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा होगा, हमने देखा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है, हमने देखा था ना। अभी देखो हम न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ये सब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखना सेल्यूलोज से बनते हैं सेल वॉल, ये भी हमने देखा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि हर एक जो ऑर्गेनेल्स है सेल की वो हर एक उसका अलग अलग कंपोजिशन है। तो हम बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन डिफर है। तो जो केमिकल कंपोजिशन डिफर है उसी के कारण जो भी सेल का जो कलर है वो क्या हो गया, डिफरेंशियली कलर्ड होगा।
कहीं डार्क होगा, कहीं पे लाइट पैचेस हमें मिलेंगे सॉल्यूशन डालने पे। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, सैफ्रेनिन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो स्टेन हम जो ले रहे हैं, जो हम सेल ले रहे हैं फॉर दी ऑब्जर्वेशन, हम उसे स्टेन कर सके, कलर कर सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसमें तो हम अनियन पिल देखे थे, रियोलिफ पिल देखे थे। अब यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियस पढ़नी है उसके लिए हम अपने खुद की बॉडी की ही एक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपनी खुद की ही बॉडी की सेल की एक माउंट तैयार करेंगे एंड उसी से रीड करने वाले हैं आज हम अपने न्यूक्लियस को। यहाँ पे देखो एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये सेल लाएंगे कहाँ से, तो सेल हम अपने चीक से लाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक हम ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड तो लेना ही होता है एक्सपेरिमेंट में जब हम सेल की बात कर रहे हैं। तो अब आपको बोल रहा है विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, कहने का मतलब क्या है, जब भी हम ग्लास स्लाइड लेंगे तो उस पर हल्का सा पानी गिरा देंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या कोई भी आप आइसक्रीम स्पून ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप उसे यूज़ करके जो भी आपका जो चिक है ना गाल, उसके इनसाइड में हल्का सा हमें स्क्रैप करना है, जेंटली स्क्रैप करना है, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं जिससे हम हर्ट हो जाए। स्क्रैप करने का मतलब क्या, हल्का सा खरोच मारना है, एकदम हल्का सा, ठीक है, हल्का हल्का जिससे हम हर्ट ना हो। और उसके बाद देखना कि जब भी हम वैसे करेंगे तो एक मटेरियल है जो उसमें स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी हमारे स्पून में, और फिर उसी मटेरियल को हम एक सुई की हेल्प से, नीडल की हेल्प से ट्रांसफ़र कर लेंगे इस मटेरियल को हमारे किस में, ग्लास स्लाइड में जो कि हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना जो भी हमने ग्लास स्लाइड लिया वो उसमें हम ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें स्टडी करनी है, तो यहाँ पे जो सेल हमने लिया उसको स्टेन करना होगा, कलर करना होगा। यहाँ पे देखो याद रखना जो चीक है वहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि जो हमारी चीक होती है ना उसके इनसाइड में एक सेल होती है, ठीक है, उसे हम म्यूक्सल सेल कहते हैं, SAL म्यूक्सल सेल कहते हैं। ये हमारे इनसाइड ऑफ द चिक में लाई करती है। तो इस और ये आराम से अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं किसी बॉडी सेल की तो यहाँ से ले सकते हैं इजली, ठीक है। तो वो ले लेंगे, उसके बाद सेल को हम कलर कर देंगे। यहाँ पे हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे। अब हमारा जो सेल का जो माउंट है वो तैयार हो गया। अब उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर क्या रीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि जब भी रीड कीजिए तो डू नॉट फॉरगेट टू कवर स्लिप ऑन इट, टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। जब भी आप रीड करोगे तो उसके ऊपर जो सेल तो हमने रख लिया, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करना है, एक कवर स्लिप से उसे ढकना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कवर स्लिप क्या होती है और यहाँ पे क्यों ढक रहे हैं हम, जब अनियन वाली हम किए थे मॉन्ट तो उसमें हमने पढ़ा था। तो जो नहीं देखे होंगे वीडियो वो सारी वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो हम सेल देख रहे हैं उसकी क्या शेप है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है आप उसे बताइए शेप आपने क्या देखा। यहाँ पे देखो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि क्या कहीं पे आपको जो कलर है वो कहीं डार्क दिखा, है ना, जो हमने सेल तैयार किया था, यहाँ पे देखो जो हमने सेल लिया था, क्या कहीं पे भी आपको कहीं पे कुछ डार्क दिखा, या फिर स्फेरिकल ओवल शेप का डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। जैसे कि मान लो हम कुछ सेल के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं तो अगर एक सेल की ही देख लेते हैं हम, तो क्या आपको कहीं पे बीच में जो सेल हमने लिया है ना उसके सेंटर में कोई ओवल शेप का, ओवल शेप कैसी होती है, इस टाइप की सेल होती है, इसे हम ओवल कहते हैं। तो इस टाइप का आपको कहीं भी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। डॉट लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो अगर हम स्टार को ही देखते हैं तो दूर से हमें क्या दिखता है कि बस एक वो एक बर्निंग कोई मैटर हो, हमें उस टाइप का लगता है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा है क्योंकि न्यूक्लियस जो है डॉट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसके, जो अभी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं अभी, तो अभी हम अगर ऊपर की बात करें, जैसे कि अगर हम उसकी डीप पार्ट को ना देखें तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा सेल के सेंटर में। अब आपको बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर दिखा है हमें वही हमारी न्यूक्लियस है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमने लिया है वो सेल के बीचों बीच है, सेंटर में है। फिर आपको बोल रहा है कि जो भी हमने अनियन पिल लिया था क्या उसकी और इसके सेल में कुछ सिमिलैरिटी है।
तो सिमिलैरिटी तो होगी ही। वहाँ पे भी सेल का स्ट्रक्चर हम क्या पढ़े थे कि चाहे कहीं के भी हम सेल ले लें, सेल का स्ट्रक्चर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि ऑर्गेनेल्स का जो प्लेस है वो इधर उधर हो। जैसे कि हम न्यूक्लियस का भी देखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे ना, तो जो न्यूक्लियस होती है ना उसका पोजीशन डिफर करता है, लेकिन उसमें भी जो जो थे ऑर्गेनेल्स इसमें भी वही वही हमको दिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिमिलैरिटी होगी, ये हमारी डिफरेंसेस होगी दोनों तरह के सेल के। अब यहाँ देखो न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो न्यूक्लियस जो अभी हमने ऑब्जर्व किया वो आप देखना कि उसमें जो मेम्ब्रेन होगी और वो भी डबल लेयर की होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन आपको पता है ना कवरिंग कहते हैं जो सराउंड करती, जैसे कि ओवल शेप की हो गई हमारी, तो इसका ये जो बाउंड्री रहा कवरिंग रहेगा उसी को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जो है वो डबल लेयर होगी एंड इसके साथ साथ उसमें पोर्स होंगे। पोर्स कहने का मतलब आपको पता है ना कि हल्का हल्का उसमें क्या होगा, होल्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। ठीक है, अब ये पोर्स का काम क्या है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। किस तरह की मटेरियल को, तो जो लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उन सारी मटेरियल्स को। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कैसे करेगी, फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हम अपनी एक सेल की ऐसे कोई डायग्राम ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो याद रखना न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये जो है ये साइटोप्लाज्म कहते हैं हम इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे इसके बारे में अच्छे से उस टॉपिक में। ये बस इतना याद रखो कि ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है, उसके चारों तरफ होती है। तो अगर किसी भी फूड को अंदर जाना हो तो कहाँ से जाएगा, साइटोप्लाज्म से ही क्रॉस होकर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस से बाहर आनी है तो वो भी साइटोप्लाज्म में ही आएगा। तो इसलिए बोल रहा है ये जो पोर्स है वो इस तरह से फूड के या फिर किसी मटेरियल के ट्रांसफ़र का काम करती है ये पोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है न्यूक्लियस के बारे में बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस में क्या होती है। देखो जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स होती है। ठीक है, एक नई बात आ गई, क्रोमोसोम्स होती है। और क्रोमोसोम्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरह होती है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, रॉड शेप्ड की स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये तब दिखेगा जब सेल को डिवाइड होनी होती है। डिवाइड होने का मतलब आपको पता है ना, सेल का डिवीज़न होता है तभी एक नए सेल जो है बनते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी बॉडी की को बननी होती है तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, उसके बाद हमारी टिश्यू बनती है। ठीक है, फिर हमारे ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट, फिर हमारी बॉडी बनती है। तो वो जो सेल डिवाइड होती है उसको हम एक तरह से बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन होती है बॉडी में। ठीक है, तो जब वो होती है उसी समय क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस में। अब बताओ, जैसे अभी बोल रहा है कि न्यूक्लियस में तभी दिखेंगे, तो उसके पहले क्रोमोसोम्स रहेगा कहाँ, उसके बारे में हम नीचे देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। क्रोमोसोम्स क्या करती है ये जान लो। क्रोमोसोम्स इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, इन्फॉर्मेशन रहती है उसके अंदर। कैसी इन्फॉर्मेशन, तो जो भी हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ठीक है, या फिर गई हुई है, तो वो सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। फीचर्स, इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ भी अगर नेचर जो हमारे गार्जियन में होता है वो हमारे में आता है, फीचर्स हो गए वो। ठीक है, या तो फिर हम लोग कलर की बात कर ले, हमारे अपीयरेंस की बात कर ले, हमारे नेचर की बात कर ले, तो वो हमारी फीचर्स हो गई। और इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या है कि वो उनसे हम में आई है और हमसे हमारे बाद वाले जनरेशन में जाएगी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम करती है वो कौन करती है, क्रोमोसोम्स करती है, और वो भी एक फॉर्म में करती है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी करती है उसे हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि हम एनर्जी की एक फॉर्म पढ़ते हैं, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में, तो उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है यहाँ पे वो डीएनए के फॉर्म में होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं उन्हें। अगर उसकी फुल फॉर्म हम देखें तो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन तो कैरी करते हैं, और उसमें क्या होती है, वो बने हुए होते हैं डीएनए के एंड प्रोटीन के। अब यहाँ पे आपको दिखा क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, इसमें डीएनए होती है एंड प्रोटीन होती है। जैसे कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या थी, लिपिड्स एंड प्रोटीन थी। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो क्या है, फिर से डीएनए एक नया टर्म आ गया।
तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है किसी भी सेल को बनने के लिए, कंस्ट्रक्ट होने के लिए, या फिर उसका एक ऑर्गेनाइज होने के लिए, उसका एक फॉर्म आने के लिए, तो वो जो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हम डीएनए के बारे में तो देख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि डीएनए के अंदर भी कुछ जो होते हैं जो कि फंक्शनल सेगमेंट हम क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो फिर से हम देख लेते हैं फंक्शनल सेगमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है। फंक्शनल कहने का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन करेंगी, ठीक है, इन फंक्शन हम पता है, डीएनए का मतलब इन्फॉर्मेशन कैरी होना, तो वो हमारी फंक्शन हो गई, और सेगमेंट का मतलब है पार्ट। ठीक है, जैसे कि जो भी डीएनए के वो पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन, फंक्शनल सेगमेंट हम कह सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं डीएनए, उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन की यहाँ पे हमने देख लिया डेफिनेशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर डायग्राम बनाने लगेंगे तो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी हल्का सा हम ऊपर से देख लेते हैं डीएनए के बारे में। देखो जो डीएनए होती है ना वो बिल्कुल, यहाँ पे देखना, जो डीएनए होती है वो बिल्कुल इस शेप की होती है, इस शेप की होती है हमारी डीएनए, देखो इस टाइप की। और यहाँ पे देखो ये जो है ना इस टाइप के सेगमेंट बनी होती है, इसी को हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीन्स, जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी की होती है, जो पार्ट्स हो गया ना इसी को हम कहते हैं जीन्स, और ये हमारी डीएनए हो गई। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे थे हम, हाँ देखो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। अभी हमें समझ में आ गया कि जो क्रोमोसोम्स होती है वो डिवीज़न के समय दिखती है, तो उसके पहले वो डीएनए रखती कहाँ पे है, तो उस समय हमारे पास क्रोमाटिन मटेरियल नाम का होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है वही डीएनए को कैरी ऑन करती है। ठीक है, और क्रोमाटिन मटेरियल के बाद में देखो उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो एक उलझे हुए इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह दिखते हैं, एक उलझे हुए थ्रेड की तरह दिखते हैं, उलझे हुए थ्रेड की तरह दिखते हैं। देखो इस तरह से होती है थ्रेड, तो इस तरह से उलझे हुए थ्रेड की तरह लगेंगे वो, बिल्कुल इसी तरह। फिर देखो बोल रहा है कि जब भी सेल जो है डिवाइड होनी होती है, एक नए सेल को बनना होता है, तो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है वही जो है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम सिंपली डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो क्रोमोसोम्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं क्रोमाटिन मटेरियल को। देखो जैसे कि ये हमारे उलझे हुए हो गए हैं, जो कि हमारे क्या हो गए हैं, हमारे ये क्रोमाटिन फाइबर हो गया, क्रोमाटिन मटेरियल हो गया हमारी। और जब भी सेल को डिवाइड होनी हो ना तो देखो क्या होती है, ये इस तरह से कंडेंस हो जाएगा इस तरह से, और यही हमारा क्रोमोसोम्स हो जाएगा। क्रोमोसोम्स ये कब होगा, जब सेल को डिवाइड होनी होती है। यहाँ से हमने फिगर में भी देख लिया कैसे होता है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है जो न्यूक्लियस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो हमने देख लिया, क्योंकि डीएनए अगर होगी नहीं तो सेल में इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं, तो नए सेल में क्या कैरेक्टर होगा वो कभी उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है कि द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। रिप्रोडक्शन का यहाँ पे बताया गया आपको डेफिनेशन। ठीक है, कि एक ऐसी प्रोसेस, ठीक है, जब एक सेल डिवाइड होती है, बढ़ती है और दो नए सेल बनते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है और भी ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell। यहाँ पे देखो इस पूरे में बस यही बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इन्वायरमेंट, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ मिलकर वो जो सेल, जो नई सेल बननी होती है उसको कंट्रोल करती है, उसकी एक्टिविटी को, कि वो किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से बनेगा, उसमें क्या नेचर आएगा। ठीक है, वो सारे काम करने का किसका रहता है फंक्शन, वो न्यूक्लियस का रहता है। और ये जो फंक्शन करती है ना वो कैसे करती है,
क्योंकि वो जो सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटी होते हैं उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और जब ये केमिकल एक्टिविटी को ही कंट्रोल करती है, हमें पता है ना कि रिप्रोडक्शन होना, सेल का नए सेल में बनना, ये सारी एक केमिकल एक्टिविटी हैं। तो ये जो केमिकल एक्टिविटी जो कंट्रोल करने का काम करती है वो न्यूक्लियस करती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट के साथ मिलकर जो नए सेल बनते हैं, डेवलप होते हैं, उसको डिटरमाइन करती है, ठीक है, उसको निश्चित करती है कि वो कैसे बनेंगे। अब यहाँ से हमारा न्यूक्लियस के बारे में बोल रहा है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होती है सेल की वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब ये पुअरली डिफाइंड कहने का मतलब क्या है? पुअरली डिफाइंड कहने का मतलब है कि उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर या तो वो एब्सेंट होंगे या तो फिर उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगा। ये देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो एब्सेंट होगा ही, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो भी एब्सेंस हो सकते हैं। वो डिपेंड करती है हम कौन सी ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको इसके बारे में तो पता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? बाउंडिंग। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस में क्या होती है? एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है उनकी क्या होती है? गायब होती नहीं होती। किसमें? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। ये जो बाउंड्री एक तरह से हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन को, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो अनडिफाइंड है हमारी। यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या? सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पे देखो वैसे न्यूक्लियर रीजन का मतलब क्या है? वो रीजन जहाँ पे हमारी न्यूक्लियस के सारे कंपोनेंट्स होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे। तो ऐसे अनडिफाइंड जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वैसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करते हैं, ठीक है, और उस वक्त उन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन किए रहेंगे वैसे न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपको न्यूक्लियोइड के बारे में यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर का जो बाउंड्री है न्यूक्लियस का वो नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ देखो प्रोकार्योटिक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, ठीक है, बहुत ही पुराने, अनडेवलप्ड, या फिर प्राइमरी भी हम बोल सकते हैं। कार्योट का मतलब होता है कार्योन या फिर न्यूक्लियस। तो बोल रहा है क्या? जिनकी न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव है, जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो हमारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकार्योट्स। यहाँ पे प्रोकार्योट एंड यूकार्योटिक के बारे में हमें पता चल गया। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कहने का मतलब क्या है? उनकी जो देखो कहने का मतलब क्या है? उनके पास न्यूक्लियस तो है, ठीक है, उनके पास तो न्यूक्लियस तो है, इसके साथ साथ वो जो बाउंड्री होती है ना वेल डिफाइंड वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी उनके पास है। अब देखो एक बाउंड्री बन गया है, हमारे पास एक बाउंड्री बन गया है, तो अगर न्यूक्लियस की कुछ भी कंपोनेंट्स होंगी तो क्या होंगी? सेफ होंगी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो बाउंड्री नहीं है हमारा, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, अब बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस तो है बट ये बाउंड्री नहीं है, तो जो कुछ भी कंपोनेंट्स होंगे हो सकता है वो साइटोप्लाज्म में भी क्या रहेंगे? स्कैटर्ड रहेंगे, स्प्रेड रहेंगे, ठीक है, फैले हुए रहेंगे, क्योंकि एक वो बाउंड्री के अंदर नहीं है। सिंपली हम समझ सकते हैं हमारे घर की तरह। देखो हम घर में क्या करते हैं? घर में एक बाउंड्री डालते हैं, उससे क्या होता है? हमारा जो घर है, होम है, वो